जय हिंद बच्चों। आज मैं कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का 7वां अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय आपको पढ़ाऊंगी। मेरे पिछले कक्षा में मैंने आपको जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन कराया था। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने कई तंत्रों का ज्ञान अर्जित किया था, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। हमने देखा था कि हर एक तंत्र का अपना महत्व रहता है और उनकी क्रियाविधि और अंगों में भी अंतर पाया जाता है। इस अध्याय में हम नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। हम जब कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो किस तरह हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, या वो चीज़ हमें किस प्रकार याद रहती है, या हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो तुरंत हमारे हाथ कैसे हट जाते हैं। ये सारी चीज़ें कि किस तरह से ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक मैसेज जाता है, फिर वहाँ से उसका ऑर्डर या मस्तिष्क से वापस सूचना आती है और टारगेट ऑर्गन तक पहुँचती है। ये पूरा का पूरा कार्य तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत किया जाता है या उसी में सम्मिलित होता है। अब मैं आपको पहले बताऊंगी तंत्रिका तंत्र कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र, अभी मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका तंत्र का कार्य सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। तंत्रिका तंत्र में मुख्य दो तरह के तंत्र होते हैं। एक होता है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में, हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय मतलब चारों ओर और केंद्रीय मतलब बीच में। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु। जो मस्तिष्क है इसको अंग्रेजी में ब्रेन बोला जाता है। ये मस्तिष्क कपाल के अंदर रहता है। कपाल के अंदर रहने का अर्थ यह है कि कपाल एक, जिसको अपन इंग्लिश में स्कल बोलते हैं, ये एक काफ़ी कड़ी हड्डी का पार्ट होता है। यह हिस्सा होता है जिसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में पाए जाने वाले सारे कोमल अंग किसी न किसी हड्डी जैसे पार्ट में रहते हैं। जैसे कि लंग्स और हार्ट हमारी रिब केज में रहते हैं, किडनी हमारे पेल्विक गर्डल में रहती है। इस तरह से जो हमारे कोमल अंग होते हैं वो अलग अलग प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए इनमें रखे जाते हैं। दूसरा है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मेरुदंड के अंदर, मतलब इसको इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो वर्टिबल कॉलम में हमारी रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दोनों सम्मिलित होते हैं। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसमें कपाल तंत्रिका तंत्र आती हैं, जो कि मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। दूसरी मेरु तंत्रिका तंत्र आता है, जो कि मेरुरज्जु के अंदर पाए जाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। इनका कार्य, इनकी उपयोगिता मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब आता है आपका पहली चीज़, सभी सजीव या सभी जीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप ही अनुक्रिया करते हैं। यदि मान लीजिए पर्यावरण में परिवर्तन नहीं होगा तो जीवों के अंदर अनुक्रिया करना संभव नहीं होगा। पर्यावरण का परिवर्तन ही उनको अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अब एक शब्द आता है उद्दीपन। उद्दीपन एक परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन है जो शरीर में प्रतिक्रिया प्रारंभ कराता है। वो उस तरह का परिवर्तन ही उद्दीपक कहलाता है। वैसे उद्दीपन कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श, दबाव, श्रवण, रासायनिक उद्दीपन, विद्युतीय उद्दीपन, इस तरह कई प्रकार के उद्दीपन होते हैं। यदि उद्दीपन होगा तो ही
कार्य या उसमें आगे का काम हो पाएगा या अनुक्रिया हो पाएगी। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, अब एक शब्द आ रहा है नियंत्रण एवं समन्वय। पहली चीज तो नियंत्रण और समन्वय क्या है? नियंत्रण को इंग्लिश में कंट्रोल और समन्वय को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो किसी भी क्रिया को कंट्रोल करने के बाद उसको कार्यान्वित कराना या उसको समन्वय कराना ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। यदि आपकी क्रिया नियंत्रित नहीं है तो उसको समन्वय आप नहीं करा सकते। इसलिए जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का कार्य दो तंत्रों के द्वारा होता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र, जो मैंने अभी आपको इसके पहले वाले चित्र में बताया था, एक रे डायग्राम, एक रेखा चित्र के द्वारा, उसको मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगी। और यह है अंतःस्रावी तंत्र, इसको इंग्लिश में एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एंडोक्राइन सिस्टम, इनको काम होता है इनके अंदर वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। ग्रंथियां एक विशेष प्रकार के रसायन को स्रावित करती हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोन। और हार्मोन का क्या होता है कि किसी भी क्रिया की उपयोगिता के अनुसार उसके कार्य को में निरंतरता बनाए रखना। आप देखते हैं मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, इसलिए एक मैच्योर एज आने के बाद उनके शरीर में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सब अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा ही होता है। तो हम इसलिए पूर्णतः तंत्रिका तंत्र को ही ये नहीं कह सकते कि ये तंत्रिका और समन्वय का कार्य करेंगी, अंतःस्रावी तंत्र भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंत्रिका तंत्र के कार्य, तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि अंगों में सामंजस्य बनाए रखना, दूसरा होता है कि अंगों को नियंत्रण करना। अंगों को नियंत्रण करना इसका एक मुख्य कार्य है। और सामंजस्य अंग किससे बनाएंगे? पर्यावरण के साथ। तो पर्यावरण के साथ अंगों का सामंजस्य बनाए रखना ये तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। अभी जैसा कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर बताया था कि तंत्रिका तंत्र जिससे मिलकर बना है उन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। इंग्लिश में इनको न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो तंत्रिका कोशिका रहती है यह तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। रचनात्मक मतलब रचना करने वाली इकाई और क्रियात्मक मतलब उसको क्रिया कराने वाली, उसको काम कराने वाली इकाई होती है। मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में ये बोले कि तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं को काम कराने का कार्य इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही होता है। अतः तंत्रिका कोशिका ही जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रही है और इसकी मदद कुछ सहायक कोशिकाएं करती हैं। अब आता है आपका संवेदी अंग। संवेदी अंग, इनको हम ज्ञानेंद्रिय या ग्राही के नाम से भी जानते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है सूचनाओं को, कहाँ से सूचनाएं लेंगे? पर्यावरण से। सूचनाओं को पर्यावरण से लेके तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करना। अब बात आती है संवेदी अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कान जो कि श्रवण का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं। आँख देखने का काम करती है। जीभ रसग्राही स्वाद लेने का काम करती है। नाक घ्राण मतलब सूंघने का काम करती है। त्वचा संवेदनशीलता को बताती है। उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ, मान लीजिए कहीं आग लगी है तो आप जाकर उस आग को नहीं छुओगे, आप वहां से भागोगे। क्यों? क्योंकि आपकी त्वचा उस आग की गर्माहट को महसूस कर रही है। मतलब ये संवेदनशीलता का गुण आपकी त्वचा का है। आपकी आंख उसको
देख रही है। तो ये जो है आपके संवेदी अंगी हैं जो कि पर्यावरण की सूचना को आपके तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको तंत्रिका कोशिका की संरचना बता रही हूँ। ये जो आप संरचना पूरी देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना है। इसमें ये आपको जो दिख रहे हैं इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। इन डेंड्राइट्स का जो काम रहता है वो बाहरी सूचनाओं को ग्रहण करना, फिर रासायनिक क्रिया इनमें होती है जिसके कारण ये सूचनाएं विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती हैं और फिर वहाँ से ये जो सूचनाओं को कोशिका काय में भेज देते हैं। ये जो बीच का खाली हिस्सा दिख रहा है ये कोशिका काय होता है। किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है और कोशिकांग होते हैं। तो ये जो कोशिकाएं है इसके अंदर साइटोप्लाज्म और केंद्रक पाया जा रहा है। तो ये जो विद्युत आवेगों को उत्पन्न कर रहा है वो इसके अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ से सूचना एक्सॉन पर जाती है। जैसा आप देख रहे हैं ये एक्सॉन, ये एक्सॉन पे जाने के बाद तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरे तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं। इस तरह से जो है एक तंत्रिका कोशिका मैंने आपको बना के बताया कि वह एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से लगातार जुड़ी रहती है। जहाँ पे ये तंत्रिका कोशिका खत्म होती है या इसका अंतिम सिरा होता है इसके बगल से ही दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स आके जुड़ जाते हैं। तो इन डेंड्राइट्स और इसके अंतिम सिरे में कुछ खाली स्थान पाया जाता है। उस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस के नाम से जाना जाता है। इस तरह सूचना एक कोशिका से तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में, दूसरी से तीसरी में, इस तरह से ये पूरी चेन चलती चली जाती है। अब एक चीज इसमें और है जो मेरे को आपको बताना है कि जो सूचनाएं ट्रांसफर होती हैं वो दो माध्यम से होती हैं। दो माध्यम जो मैंने अभी आपको बोले, तो पहला है विद्युत आवेग या विद्युत संकेतों द्वारा। यदि एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है और बीच में गैप नहीं आता है तो विद्युत आवेग या विद्युत संकेतों द्वारा ये सूचना का गमन हो जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका जो इससे जुड़ने वाली है उसके बीच में सिनेप्सिस है, मतलब बीच में रिक्त स्थान है, उस कंडीशन में रासायनिक संकेतों के द्वारा ही सूचना आगे जा पाएगी। मतलब ये एक तरह से सूचना के ट्रांसफर के माध्यम हो गए कि सूचना किस तरह से ट्रांसफर होगी, या तो विद्युत आवेग के द्वारा या रासायनिक आवेग के द्वारा। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? पहली है आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरी प्रेरक तंत्रिका कोशिका और तीसरी संयोजी तंत्रिका कोशिका। सबसे पहले संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी जो तंत्रिका कोशिका है ये आवेगों को संवेदी अंगों से ग्रहण करती हैं, फिर मस्तिष्क या मेरु रज्जु में ले जाती हैं। फिर से देखिए इसको, संवेदी तंत्रिका कोशिका नाम से आप याद कर सकते हो। संवेदी अंगों के द्वारा आवेगों को, संकेतों को, सूचनाओं को लेकर मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक पहुंचाना, ये संवेदी तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका है वो मस्तिष्क से आवेग मांसपेशियों और ग्रंथियों में पहुंचाने का काम करती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे कार्य ग्रंथियों के द्वारा भी क्रियान्वित किए जाते हैं। अतः ये जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका हैं वो मस्तिष्क से आवेगों को मांसपेशियों या ग्रंथियों तक ले जाने का कार्य करती हैं। तीसरी प्रकार की हैं
संयोजी तंत्रिका कोशिका। आपको संयोजी शब्द से समझ में आ रहा होगा, संयोजन मीन्स होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का जुड़ना। तो मस्तिष्क या मेरु रज्जु के अंदर विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम संयोजी तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो कि संवेदी और प्रेरक दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। इस तरह ये संयोजी तंत्रिका कोशिका करती हैं और ये 3 प्रकार की कोशिकाएं ही तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र में, जिसको कि हमने आपको बोला नर्वस सिस्टम, जो हमारी क्रियाओं में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का बनाने का काम करता है, तो ये जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर जो विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर या बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पाया जाता है, जिसको ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन मैंने आपको पहले भी बताया था, कपाल के अंदर सुरक्षित होता है और रीढ़ की हड्डी के अंदर, या जिसको अपन क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि तंत्रिका कोशिका एक सिरे पर इकट्ठी होती है, किस तरह से रासायनिक से विद्युत आवेगों में बदलती है, विद्युत आवेगों में कोशिका काय में जाती है, कोशिका काय से एक्सॉन में जाती है, एक्सॉन के बाद वो कोशिका के अंतिम सिरे पर जाती है, फिर दूसरी कोशिका में जुड़ जाती है। इस तरह से जो सूचना है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और पूरी के पूरी शरीर में पहुंच जाती है या फैल जाती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, इसमें 2 महत्वपूर्ण अंग मैंने आपको बताए, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो मानव शरीर का सूचक संसाधक के रूप में माना जाता है। सूचना संसाधक मतलब होता है सूचनाओं का संसाधन करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसके अंतर्गत कपाल में स्थित मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित मेरु रज्जु आते हैं। ये जो कोमल अंग, ये जो मस्तिष्क है, एक बहुत ही कोमल अंग होता है, जो कि पूरे शरीर का समन्वय करता है या पूरे शरीर को संचालित करता है। यह स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क में 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। इन झिल्लियों के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है, उसमें एक द्रव पाया जाता है, जो कि मस्तिष्क को यांत्रिक आघात से रोकता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी कांच का सामान जब हम खरीद कर लाते हैं, तो वो जब पैकेट में पैक किया जाता है तो उसके आसपास या तो जो घास फूस होती है वो लगा दी जाती है या पेपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बाहर का हिस्सा रहता है वो कांच का है, वो यदि आपस में भी टकरा गया तो उसके टूटने की संभावना होती है। तो वो जो कागज का लगाया जाना या घास फूस का लगाया जाना क्यों होता है? जिससे कि वह चीज़ सुरक्षित रह पाए। इसी तरह जो ये झिल्लियों में भरा हुआ द्रव रहता है, वो हमारे मस्तिष्क को किसी आघात से बचाने का काम करता है। अब मैं आपको मस्तिष्क के भाग बताती हूँ। मस्तिष्क, जैसा मैंने आपको बताया, मस्तिष्क काफ़ी कोमल होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर या इसकी संरचना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। और जो स्कल में रखने का कारण ये है क्योंकि ये काफ़ी कोमल होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए या इसकी संरचना को समझने के लिए हम देखेंगे कि मस्तिष्कों के कितने भागों में बांटा है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्चिम। अग्र मतलब आगे वाला, मध्य मतलब बीच वाला और पश्चिम मतलब सबसे पीछे वाला। अब हम अग्र मस्तिष्क पे ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ये 3 भागों में
फिर बटा हुआ है। पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। इसी तरह मध्य मस्तिष्क, इंग्लिश में इसको मिड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये 4 पिंडों का बना हुआ होता है, जिसमें से 2 पिंड श्रवण का और 2 पिंड दृश्य का काम करते हैं, जिनको कॉर्पस और क्वाड्रिजेमिन के नाम से जाना जाता है। अब आता है पश्चिम मस्तिष्क। जो पश्चिम मस्तिष्क है इसके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है मेडुला। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से भी जाना जाता है। अग्र मस्तिष्क इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है या इन तीनों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क जो रहता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रहता है। ये मस्तिष्क का 80 से 85% भाग इसी का पाया जाता है। मस्तिष्क के इसी भाग में ज्ञान, चेतना, सोचने का, विचारने का, काम करने का कार्य सारा इसी भाग में किया जाता है। इसमें एक लंबा गहरा विदर होता है जो कि अग्र मस्तिष्क को 2 गोलार्धों में बांटता है। जो प्रमस्तिष्क है इसको चारों ओर से घेरे हुए थैलेमस होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। मस्तिष्क के आधार पर नीचे की साइड हाइपोथैलेमस रहता है, जो कि भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभाव और अभिव्यक्तियों का ज्ञान कराता है। मैं एक बार आपका इसमें रिवीजन और करा रही हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। अग्र मस्तिष्क में 3 भागों से मिलकर ये अग्र मस्तिष्क बना हुआ है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि 80 से 85% भाग को घेर लेता है। प्रमस्तिष्क को चारों ओर से घेरे हुए थैलेमस होता है और सबसे नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क का काम ज्ञान, चेतना, सोचना, ये सारे कार्य इसमें होते हैं। और हाइपोथैलेमस जो है उसमें आपकी मनोभावनाएं, अभिव्यक्ति का ज्ञान, ताप, थकान, ये सारी चीज़ों का एहसास इसके कारण होता है। अब मैं आती हूँ मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। ये पश्चिम मस्तिष्क के दाएं और बाएं ओर होता है। ये 4 पिंडों में बटा हुआ होता है। 2 पिंड, इन पिंडों का नाम कॉर्पस और क्वाड्रिजेमिन है। 2 पिंड श्रवण का काम करते हैं और 2 पिंड दृश्य का काम करते हैं। इस तरह से मध्य मस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क हमारी शारीरिक गति आसान करना और समन्वय और सामंजस्य का काम करता है। पर्यावरण के साथ हमारे शरीर अंगों का सामंजस्य बनाए रखना, जिससे कि मस्तिष्क का वह भाग जो कि शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। यानी शॉर्ट में अगर हम देखें तो अनुमस्तिष्क का काम होता है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। दूसरा है पोन्स। पोन्स हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको कि हम शॉर्ट में मेडुला बोलते हैं, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे धड़कन, रक्त दबाव, पाचक रसों का स्त्रावण होना, छींकना, किसी चीज़ को निगलना, ठीक है, और वॉमिटिंग होना, जिसको अपन वमन बोलते हैं हिंदी में, उन सब में मदद करता है। इस तरह से आपके मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मिलकर पूरे मस्तिष्क का निर्माण कर रहे हैं। मेरुरज्जु,
मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना होती है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से प्रारंभ होकर कछेरे की दंड से घिरे हुए नीचे की ओर आती है। यह भी मस्तिष्क का आवरण द्वारा घिरी रहती है। मेरुरज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। मेरुरज्जु का यह कार्य यह प्रतिवर्ती एवं स्वयं चलित क्रियाओं का समन्वय केंद्र इसको कहा गया है। मतलब कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिनको अपन इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं वो, और स्वचलित जो क्रियाएं होती हैं वो इनके द्वारा ही, या उनका जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क ना होके मेरुरज्जु होता है। इसके बाद आता है इसके 3 कार्य हम आपको बता रहे हैं। पहला, यह गर्दन के नीचे वाले क्षेत्र में प्रतिवर्ती का नियंत्रण करता है। दूसरा, ये संवेदी आवेगों को त्वचा और मांसपेशियों से मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। तीसरा, ये प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से धड़ और पादों की मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से मेरुरज्जु के 3 कार्य हुए कि मेरुरज्जु क्या काम करता है। अब हम तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीका से तंत्रिका ऊतक कार्य कर रहे हैं। यह कैसे सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, इन्हें शरीर में वो कैसे भेजते हैं, सूचनाओं का संसाधन करना, सूचना के आधार पर निर्णय यह लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवहित भी करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होने लगती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करने लगते हैं। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिका स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिका अपनी आकृति को बदलकर ही गति कर पाएगी। अतः आगे ये प्रश्न उठता है कि पेशी कोशिकाओं की आकृति कैसे बदलती है। इसका उत्तर है कि कोशिका के अवयवों में रसायन निहित है जो कि पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति और व्यवस्था दोनों को बदल देती है। कोशिका यह तंत्रिका विद्युत आवेग और उसकी अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। छात्रों, आज हमने लेसन 7 नियंत्रण एवं समन्वय का अध्ययन किया, जिसमें मैंने निम्नलिखित बिंदुओं को आपको समझाने का प्रयास किया। पहला, मैंने आपको तंत्रिका तंत्र की प्रस्तावना, फिर तंत्रिका कोशिका और उनके कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। संवेदी अंग क्या होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, मस्तिष्क की संरचना कैसी होती है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मेरुरज्जु क्या है, तंत्रिका ऊतक किस प्रकार कार्य करता है। अगले अंक में मैं इसके आगे पादपों में किस प्रकार समन्वय होता है उसका व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। अभी मैंने आपको जंतुओं में किस प्रकार समन्वय होता है उसके बारे में आपको अध्ययन कराया। मैं आपको गृह कार्य के कुछ प्रश्न दूंगी। यदि आप उन प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे तो निसंदेह आपके जंतु जगत के अंतर्गत जो नियंत्रण और समन्वय जंतुओं में होता है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।